हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आरसीसी की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम टाइप थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, इससे पहले हमने दो टाइप्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ऑलरेडी डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को हम लोगों ने किया था। ओके, सो मुझे लगता है कि उस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल थे उन सारे के डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो आज हम चलते हैं थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं कि थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर सिंगली इन्फो सेक्शन के लिए किस तरीके से आ सकता है। ओके, सो चलिए स्टेप देखते हैं। सबसे पहले क्या निकालना होता है इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। ओके, सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप थर्ड की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको क्या दिया जाएगा और क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा आप वेट कीजिएगा, कुछ इशू आ रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो टू डिज़ाइन द सेक्शन फॉर द गिवन लोडिंग, तो इसमें देखिए क्या क्या दिया जाएगा आपको। एक्सटर्नल लोड दिया जाएगा और बेंडिंग मोमेंट दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो दिया जाएगा मटेरियल ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। ओके, थर्ड आपको पता होगा स्पैन ऑफ बीम। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या नॉन है, यहाँ पे आपको डेप्थ की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि बीम जो है उसका डेप्थ कितना है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो डेप्थ आपको निकालना पड़ेगा और विड्थ निकालना पड़ेगा बीम का। ठीक है, मतलब अब देखिए क्वेश्चन और भी रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे आपको एक्सटर्नल लोड दिया गया है, क्वेश्चन में W की वैल्यू दी गई है, मटेरियल का ग्रेड दिया गया है, मतलब कि किस टाइप का कंक्रीट है, M20 है या M25 है, वट एवर द ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वट एवर द टाइप ऑफ स्टील गिवन इन द क्वेश्चन लाइक Fe250, Fe415, वट एवर द ग्रेड that is given in the question, according to that will be vary. Okay, next span of the beam. Okay, इतनी सारी चीज़ें दी जाएंगी और आपको बीम का डिज़ाइन करना है, मतलब आपको क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है। आपको याद होगा कि इससे पहले जो भी क्वेश्चंस मैंने कराया है उन सारे में आपको विड्थ और डेप्थ दिया जाता था, उसके बाद आपको एमआर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती थी और वहाँ पे लोड की वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ती थी किसी किसी क्वेश्चंस में। ठीक है, और भी इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती थी डिफरेंट लेवल्स पे, है ना। तो सारे क्वेश्चन हमने किए हैं काफ़ी अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किया होगा। और आरसीसी ऐसा सब्जेक्ट है, विदाउट प्रैक्टिस किए आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं हो सकता है। तो आप बिल्कुल जब वीडियो देखते हैं तो पेन और पेपर लेकर के बैठें और जहाँ जहाँ कोई भी सोल्यूशन आ रहा है, जो भी डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, उसको लोग जरूर सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जिसके लिए स्टेप्स जो होगा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स इसमें हम लोग। तो पहला स्टेप्स अगर हम बात करें इसमें, तो स्टेप्स फॉलो करेंगे हम लोग। डिटरमाइन द परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर मटेरियल, मैंने पहले भी बताया है। सबसे पहला काम करेंगे परमिसिबल स्ट्रेसेस, यानी सिग्मा CBC को फाइंड आउट करेंगे। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो M20 है तो M20 के कॉरस्पॉन्डिंग जा करके हम लोग IS 456 2000 टेबल में जाकर देख लेंगे। अब मटेरियल कहने का मतलब है आरसीसी के अंदर दो मटेरियल होता है, कंक्रीट और एक स्टील होता है। तो ये तो कंक्रीट के लिए हो गया M20। ठीक है, अब स्टील की भी कुछ ग्रेड दी जाएंगी। मान लो कि Fe250 दिया गया है स्टील का ग्रेड। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में भी हम IS 456 में जाकर के टेबल में वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो ये परमिसिबल स्ट्रेसेस मुझे पता चल जाएगा और इसके लिए मैंने टेबल जो है लास्ट के इसे स्टार्टिंग के लेक्चर में ही मैंने वहाँ पे शेयर किया है। ओके, तो पहला तो ये पता चल गया आपको। नेक्स्ट जो स्टेप होगा उस स्टेप में हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम करेंगे डिटरमाइन द डिज़ाइन कांस्टेंट। याद कीजिए जब मैं सेकेंड या थर्ड लेक्चर करा रहा था तो वहाँ पे मैंने डिज़ाइन कांस्टेंट के बारे में जिक्र किया था कि डिज़ाइन कांस्टेंट क्या होता है, K क्या होता है, J क्या होता है और R क्या होता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड है एज्यूम सुटेबल वैल्यू ऑफ B/D रेशियो एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद एक सुटेबल वैल्यू को मानना पड़ेगा B/D, यानी विड्थ बाई डेप्थ रेशियो। जनरली ये 1/2 to 2/3 वैरी करता है। ओके, ये मान लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें विड्थ और डेप्थ नहीं पता है तो दोनों के बीच का कुछ रेशियो पता होना चाहिए। तो B और D का लेंगे हम लोग वैल्यू एक रेशियो, और ये जनरली 1/2 to 2/3 लेते हैं। ओके, तो उसके बाद में हम यहाँ से MR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और MR के लिए मैंने फॉर्मूला प्रूफ किया था R × BD²। क्या प्रूफ किया था स्टूडेंट, R × B × D²। ओके, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया था आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। उसके बाद में चौथा जो स्टेप है, फॉर द गिवन लोड एंड अप्रोक्सीमेट सेल्फ वेट कंप्यूट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कंप्यूट करेंगे
5वें स्टेप में जाएंगे तो डिटरमाइन डी यानी डेप्थ को डिटरमाइन करेंगे बाई इक्वेटिंग एम टू एम आर। स्मॉल डी को कैसे इक्वेट करेंगे हम लोग, स्मॉल डी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम एम को यानी मूवमेंट को हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे यानी बराबर करेंगे उसके। ठीक है, तो उसके बाद में हमें यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा आर इंटू बी डी स्क्वायर बराबर एम। ये सारी चीज़ें मैंने प्रूफ की हैं। ओके, स्मॉल डी इजकल टू अंडर रूट एम बाई आर इंटू बी। अब ये पूछेंगे सर, आप लोग पूछेंगे कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, तो मैंने इसका डेरिवेशन भी दिया है ये सारी चीज़ों का कि डी बराबर अंडर रूट एम बाई आर भी कहाँ से आता है, और के जे और जो है ये आर क्या है, ये डिज़ाइन कांस्टेंट है। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही डिस्कस किया था। चूँकि यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो मैं एक बार फिर से जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी करूँगा तो इसके बारे में डिस्कस करते हुए, मतलब कॉन्सेप्ट को गो थ्रू होते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। और स्टूडेंट्स ये लास्ट लेक्चर है वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, इसके बाद हम लोग आएंगे तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो चलिए अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को हम लोग एक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ये सब इसी के स्टेप्स है, बट बेसिकली ऊपर तक मैंने आपको बताया जो आर की वैल्यू निकालनी है वो आप निकाल लेंगे। उसके बाद फिर आप बी बाई डी की रेशियो लेकर के आगे सॉल्व करेंगे। फिर एस टी की वैल्यू तो एम बराबर सिग्मा एस टी इंटू एस टी इंटू जे डी, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था पहले, है ना। फिर एस टी बराबर एम बाई सिग्मा एस टी इंटू जे डी, ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद में प्रोवाइड सुटेबल नंबर ऑफ बार फॉर रिक्वायर्ड एरिया, है ना। उसके बाद हमें पहले तो हमें पता चल जाएगा, उसके बाद में वी बाई डी रेशियो निकाल करके हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। अब एरिया ऑफ स्टील मान लो हमको पता चल जाएगा कि हाँ 203 एम स्क्वायर है ना, इतना है। तो इसके बाद में हम लोग उसमें सुटेबल नंबर ऑफ स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। मान लो आपको एरिया पता हो गया कि इतना नंबर ऑफ स्टील प्रोवाइड करेंगे, तो मान लो कि हम ले लेंगे कि 16 mm डायमीटर का स्टील है ना। तो उस एरिया से हम क्या करेंगे, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, यानी जो डायमीटर हम लेंगे यहाँ पे फिर आपको नंबर ऑफ स्टील यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। क्योंकि हमें इसमें डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन करने का मतलब है कि आपको जो सेक्शन है उसका विड्थ और डेप्थ पता होना चाहिए, यानी डेप्थ और विड्थ और डेप्थ निकालना पड़ेगा, सॉरी है ना, विड्थ और डेप्थ क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो विड्थ और डेप्थ आप निकाल लेंगे, विड्थ ऑफ डेप्थ निकाल लेंगे। उसके बाद में एरिया ऑफ स्टील आपको पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्टील पता चल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से यानी कि पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर करके, यानी जो भी डायमीटर ऑफ स्टील आप एज्यूम करेंगे वो ले करके आप नंबर ऑफ स्टील निकाल लेंगे। फिर वहाँ पे आप दिखा देंगे कि हमने 16 mm डायमीटर का स्टील 3 नंबर ऑफ लिया है या 4 नंबर लिया है, एज पर डिज़ाइन जो डिज़ाइन होकर के आएगा तो हम यहाँ पे शो कर देंगे। तब जाकर के फाइनली आपका इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। थ्योरी से आपको सारी चीज़ें क्लियरिफाई नहीं हो पाई होंगी, बिकॉज जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा पूरा, है ना। तो एक बार क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको देखिए सारा डाउट आपका कैसे क्लियर हो जाता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझ के कीजिए, कोई कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आरसीसी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। अगर आपको थ्योरी नहीं आता है समझ में तो आप न्यूमेरिकल पे जाए डायरेक्ट और उसके कॉन्सेप्ट को आप आसानी से सीख सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ 350 mm, एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसका विड्थ क्या है 350 mm है। ओके, इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन पर मीटर। इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 15 किलो न्यूटन पर मीटर का। ओके, ओवर एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 8 मीटर, इफेक्टिव स्पैन 8 मीटर दिया गया है। डिटरमाइन क्या करने हैं स्टूडेंट्स, इसको हम अलग तरह से दिखाते हैं। डिटरमाइन दी डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर द बीम एंड ऑल्सो कैलकुलेट दी एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, डेप्थ कितना रिक्वायर्ड होगा बीम के लिए, और क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट दैट इज AST की वैल्यू पूछी जा रही है। ओके, यूज M20 कंक्रीट एंड फेरस 250 स्टील, ये भी बोला जा रहा है कि आप 250 स्टील का यूज़ कर सकते हैं और M20 कंक्रीट का यूज़ करेंगे आप। ठीक है, तो आप एक फिगर बना लें, फिगर इस तरीके से बनाएं कि देखिए ये जो हमारा बीम है ये B हो गया, ये D हो गया। ओके, आपको विड्थ तो पता है, कितना पता है, विड्थ पता है आपको 350 mm। ठीक है, डेप्थ आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बीम पे लोड दिया गया है 15 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 8 मीटर। तो ये देखिए, ये जो मैंने अभी डायग्राम आपको बताया है ये क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है, ये क्रॉस सेक्शन है इसका। ठीक है, अब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बनाए बीम का, क्योंकि लोड को दिखाना है तो हम मुझे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से लोड है डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वैल्यू जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी गई है। ये W की वैल्यू है, कितना वैल्यू है W का, 15 किलो न्यूटन पर मीटर, 15 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, और जो स्पैन है ये स्पैन दिया गया है इसका कितना, 8 मीटर। ठीक है,
तो इसके लिए आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे WL²/8 से, ठीक है, उसको MR से इक्वेट करेंगे, वहाँ से आपको D की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। फिर आगे जा करके आप B/D रेशियो से वहाँ पे निकालेंगे, उसके बाद आप वहाँ पे ST की वैल्यू निकालेंगे। ST निकालने के बाद में आपका जो सोल्यूशन वो फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेप्थ और ST की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम सोल्यूशन पे चलते हैं। ओके, देखिए B = 350 mm अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, M मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो आपको पता है, मैंने जैसे भी फिगर में बताया था, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है इसके लिए WL²/8। तो W की वैल्यू आपको पता है 15, कितना है 15, और L की वैल्यू है 8। ओके, और डिवाइड कर देंगे इतना तो 120 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन एम में चेंज करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 120 × 10⁻6, और ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन mm में। मुझे नहीं लगता है कि WL²/8 कहाँ से आया है, ये आपको दिक्कत हो रहा होगा। मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि बीम का डायमेंशन जो है इस तरीके से है, और इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ओके, और ये इस तरीके से मान लो ये सिंपली सपोर्टेड है, क्वेश्चन में कोई भी चीज़ें नहीं दी गई हैं, तो हम सिंपली सपोर्टेड लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप BMD को ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, BMD कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, तो BMD को आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है ना, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है ये होता है WL²/8। तो अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं WL²/8 की जगह पे W को पता है, L की वैल्यू पता है, और 8 कांस्टेंट है। जब पुट करेंगे आप तो ये वैल्यू आपको मिल जाएंगी। क्यों मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए ही डिज़ाइन करते हैं। अगर आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन करते हैं M max के लिए, यानी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम के लिए, तो आपका बीम जो है उससे कम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होगा, सेफ होगा। बट अगर आप इस बेंडिंग मोमेंट से यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से कम के लिए डिज़ाइन करते हैं, क्या करते हैं, इससे कम के लिए डिज़ाइन करते हैं, तो बीम पे अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा तो बीम कोलैप्स कर जाएगा, है ना। इसलिए हम हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए ही बीम को डिज़ाइन करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो आया है स्टूडेंट्स, ये आया है 120 × 10⁻6 न्यूटन mm, ठीक है। क्लियरिफाई है यहाँ तक कॉन्सेप्ट। अब हम आगे देखते हैं। अब अगला जो स्टेप है हमारा स्टूडेंट, डिज़ाइन कांस्टेंट को फाइंड आउट करने का। तो कैसे डिज़ाइन कांस्टेंट को फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि परमिसिबल स्ट्रेस बेंडिंग कॉम्प्रेशन में कंक्रीट में कितना है और परमिसिबल स्ट्रेस स्टील में कितना है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा M20 ग्रेड कंक्रीट पे। क्वेश्चन में दिया गया है M20 ग्रेड कंक्रीट है। सो M20 के लिए हम जब जाएंगे IS 456 कोड के अंदर में, कौन सा कोड, IS 456/2000, इस कोड में जाएंगे तो हमारा जो M20 के लिए वैल्यू आता है ये आता है 7, ठीक है। अगर आप Fe 250 के कॉरस्पॉन्डिंग में जाकर के देखेंगे यानी स्टील वाले पार्ट में, तो ये वैल्यू आता है 140 Nm/mm²। ओके, मैंने टेबल शेयर किया है स्टूडेंट्स, आप एक बार टेबल्स को जरूर गो थ्रू हो जाएं, ठीक है। अब M का वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है मॉड्यूलर रेशियो का, तो मैंने आपको पहले बताया था स्टूडेंट, मॉड्यूलर रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए इस कोड ने एक फॉर्मूला दिया है जिसका नाम है M = 280/3 सिग्मा CBC। ओके, तो 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC, इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC के वैल्यू कितना वैल्यू पुट करेंगे, तो सिग्मा CBC की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे आप 7 पुट कर दें। 3 × 7, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13.33, ठीक है। तो ये आ गया 13.33, तो आपका मॉडल रेशियो का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब डिज़ाइन कांस्टेंट को फाइंड आउट करने की बात है। तो डिज़ाइन कांस्टेंट के लिए K के लिए फॉर्मूला होता है M सिग्मा CBC डिवाइड बाई M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। तो M की वैल्यू यहाँ पे 13.33 है, सिग्मा CBC की वैल्यू 7 है। M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, तो M की वैल्यू यहाँ पे, सिग्मा CBC की वैल्यू यहाँ पे कितना है 7, और सिग्मा ST की वैल्यू 140। तो इसको पुट करेंगे सारे वैल्यूज़ को, ये वैल्यू है K = M सिग्मा CBC डिवाइड बाई M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, यही फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया है इसको, ठीक है पहले। तो इस वैल्यू में पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, K का वैल्यू आ जाएगा 0.40, ठीक है। अब यहाँ पे आपको J की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। J भी डिज़ाइन कांस्टेंट है, तो इस डिज़ाइन कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जिसको कहा जाता है लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, और ये होता है 1 - K/3। ओके, सो 1 - और K की वैल्यू यहाँ पे 0.40 है, और थर्ड से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.867, कितना 0.867। ओके, फिर हम आगे स्टेप में चलेंगे। थोड़ा मैं इसे रब कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख पाए। तो यहाँ पे R, अब R की वैल्यू जो है 1/2 सिग्मा CBC इंटू J इंटू K होता है। कितना होता है 1/2 सिग्मा CBC इंटू J इंटू K या K इंटू G। तो 1/2 सिग्मा CBC की वैल्यू 7 है, कहाँ से, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के से हम ले सकते हैं,
और यहाँ पे देखिए के की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है, यहाँ पे 0.40 के की फॉर्मूला ये है, इसके अकॉर्डिंग मैंने फाइंड आउट किया है। और यहाँ पे जे की वैल्यू यानी लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर की वैल्यू 1 माइनस के बाई थर्ड से फाइंड आउट किया, यानी 1 माइनस 0.4 बाई थर्ड, ये जो मैंने किया था 0.867, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। तो यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ जाएगी यहाँ पे 1.21 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ये क्लियर है। तो ये वैल्यू आपका आ गया, आर का वैल्यू है ना, मोमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। कैसे फाइंड आउट किया मैंने आपको सारा चीज़ अभी कैलकुलेशन करके मैंने आपको बताया। ओके, अब आगे चलेंगे। तो यहाँ पे जो एम आर है, एम आर बराबर जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको पहले बताया था, एम आर की फॉर्मूला मैंने बताया था आपको प्रूफ करके, ये होता है आर इंटू बी डी स्क्वायर। कितना होता है, आर इंटू बी इंटू डी स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे मोमेंट के बराबर। तो एम के बराबर यहाँ पे इक्वेट करेंगे, किसके बराबर इक्वेट करेंगे, एम के बराबर इक्वेट करेंगे। एम बराबर आर इंटू बी डी स्क्वायर, एक एम बराबर हो गया और एम आर की वैल्यू आर इंटू बी डी स्क्वायर। यहाँ से डी बराबर आ जाएगा अंडर रूट एम बाई आर इंटू बी, क्या आ जाएगा, अंडर रूट एम बाई आर इंटू बी। ये चीज़ मैंने आपको पहले प्रूफ किया था। ओके, सो एम की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट की ऊपर में, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आई थी, 120 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। सारे को हम न्यूटन mm में रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें जो डेप्थ मिलेगा वो mm में मिलेगा, है ना। तो आर की वैल्यू 1.21 है और विड्थ ऑफ द बीम 350 mm क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ सब जब इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू पुट करके, तो ये वैल्यू आ जाएंगी 532.33 mm। कितना आ जाएगा, 532.33 mm। आई होप कि आपको डिज़ाइन कांस्टेंट सॉरी डेप्थ ऑफ जो बीम है ये निकल गया। तो पहला तो ये निकालना था हमको, क्या निकालना था, डेप्थ ऑफ बीम 532.33 mm, है ना। अब देखिए हम ऐसा करेंगे कि जो डेप्थ ऑफ बीम है एक अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब आगे हम चलते हैं एएसटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको मिला है, ये मिला है आपको 532.33 mm। तो आप नियर अबाउट इसको ले सकते हैं एक राउंड फिगर में। तो डी इजकल टू 535 mm है। स्टूडेंट ये राउंड फिगर में हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। 532 आया है तो इससे थोड़ा सा डेप्थ बढ़ा सकते हैं लोग 535 के आसपास, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब स्मॉल डी आपको निकला, क्या निकला, स्मॉल डी, यानी कि ये निकला इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू आपको फाइंड आउट हुई, है ना। अब हमको टोटल डेप्थ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखो टोटल डेप्थ के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि एक बीम है, तो बीम है, बीम के अंदर में ये बी है और ये डी है। मैंने बताया था कि स्टील हमेशा उसके लिए कुछ कवर होता है। तो ये जो कवर होता है वो कितना होता है, ये सेंटर से लेकर के नीचे तक। तो आपने तो स्मॉल डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली यहाँ पे, ये आपको मिला है 535 mm, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें कवर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बीम के लिए जनरली जो हम कवर लेते हैं और 25 mm के आसपास लेते हैं, तो आप 25 mm जो है आप कवर ले सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि जो कवर है, यानी कवर जो बीम में है ये दिया नहीं है, ये मानना पड़ता है। तो बीम के लिए कवर हम ले लिए 25 mm, कितना, 25 mm। तो आपको अब देखो स्मॉल डी में अब कवर को जोड़ देंगे यहाँ पे सी को, तो आपको क्या निकल जाएगा, टोटल डेप्थ का वैल्यू निकल जाएगा। सो कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी प्लस कवर, है ना। तो स्मॉल डी निकला है आपका 535 प्लस कवर आप जोड़ देंगे कितना, 25। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 535 प्लस 40 20 60, 560 mm, ठीक है। एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या गया है कि ये जो कवर है, दो चीज़ यहाँ पे, एक नॉमिनल कवर होता है, एक इफेक्टिव कवर होता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने माना है कवर यहाँ से लिया है, ये बॉटम से लिया है ना, कितना, कहाँ से लिया है, बॉटम से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये 10 mm इसलिए जोड़ा है कि यहाँ पे मान लो नीचे से ये लिया है 25 mm और प्लस ये डायमीटर जो है, तो डायमीटर का सेंटर पे लेना है। तो अगर डायमीटर 20 mm का है तो सेंटर कितना पे होगा, 10 पे होगा, आधा पे होगा, है ना। कोई भी डायमीटर अगर मान लो स्टील का कितना पे है, 20 mm का डायमीटर का बार है, तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, आप ही बोलो, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, 10 पे होगा। तो एक तो बॉटम से आपने ले लिया यहाँ पे नीचे में 25 mm, तो यहाँ पे आपको सेंटर पे ले जाना है, तो 25 प्लस 10 ऐड करोगे, इसलिए यहाँ पे ये ऐड किया है। यहाँ पे कितना ऐड किया है, 25 प्लस 10, तो इसलिए ये वैल्यू इसका आ गया है 570 mm, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बॉटम से लिया है कवर, कितना लिया है, बॉटम से लिया है। तो बॉटम से कवर लिया है तो हमको आपको सेंटर पे जाना है। तो सेंटर पे जाने के लिए क्या करोगे आप, बॉटम वाला पार्ट में यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आधा जो डायमीटर का उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर और बार मान लिया है कि 20 mm है, तो उससे यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि कवर हम यहाँ से लिया है, यहाँ बॉटम ऑफ स्टील जो है वहाँ से नीचे में लिया है। तो बॉटम ऑफ स्टील से नीचे में लिया तो 25 तो ये हो गया, बट हमको सेंटर पे पहुँचना है। तो डायमीटर 20 का है तो इसमें आधा और जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे 10 ऐड कर दिया, तो ये 570 आ गया। ओके, तो यहाँ पे 25 में और यहाँ पे 560 में 10 और ऐड कर दे, डायमीटर ऑफ स्टील का आधा यानी 5/2, तो ये आपका आ जाएगा
570 mm, ठीक है। तो ये आपका निकल गया टोटल डेप्थ, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई दिक्कत होगा, एक बार मैं और समझा देता हूँ कहीं डाउट है तो। एक्चुअली में ये जो कवर लिया है ना, यहाँ से यहाँ तक लिया है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब बताओ आपका जो इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू है, ये मान लो कि आपने तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ तक पहुँचना है ना, तो ये तो 25 है ही, प्लस इसमें आप 10 और जोड़ोगे ना, 20 mm डायमीटर का है, तब ना यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू तो स्मॉल डी यहीं तक है, बात समझ रहे हो ना। तो हमको टोटल डेप्थ निकालने के लिए ये जो आपका जो वैल्यू है 535 में आप ये वाला पार्ट भी जोड़ना पड़ेगा ना, ये कितना है, ये हो गया 10, तब न जाकर के आप इफेक्टिव का नीचे वाला पार्ट जोड़ोगे 25, तब जाकर के आपका टोटल डेप्थ होगा, यानी ये हो जाएगा 570 mm। ओके, एक ही चीज़ को मैं बार बार बता रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका, है ना। तो यहाँ पे आपका जो है आपका टोटल डेप्थ का वैल्यू जो है कैलकुलेट हो गया, ये आ गया 570 mm, ठीक है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के लिए, जिसका फॉर्मूला है m डिवाइड बाई सिग्मा ST इंटू J इंटू डी, मैंने बताया था आपको, ठीक है। और मैक्सिमम मूवमेंट का जो वैल्यू है, ये जो कैलकुलेशन होकर के आया था 120 इंटू 10⁻6 था, सिग्मा ST की वैल्यू 140, J की वैल्यू जो थी 0.867 और D की वैल्यू 535 है ना, 535 यानी इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू यहाँ पे हमने रखा है। ये वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 184.7.9 mm²। ये एरिया ऑफ स्टील निकल गया है 1847.9 mm²। ये आपका एरिया ऑफ स्टील का कैलकुलेशन हो गया, यही इस क्वेश्चन में निकालना था, डेप्थ ऑफ द बीम निकालना था, ठीक है, और यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील आपको बीम में निकालना था। तो इसका सॉल्यूशन आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक चीज़ जो मैं अपने तरीके से बताना चाहता हूँ, तो एक बार आप देख ले कि एरिया ऑफ स्टील अगर आपको निकल गया है, तो अगर बोला जाए कि आपको नंबर ऑफ स्टील कितना है, इसमें आपने क्या निकाला, एरिया ऑफ स्टील निकाला, तो ऐसा तो नहीं कि एरिया ऑफ स्टील इतना प्रोवाइड करेंगे, बट अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ बार कितना होगा, क्योंकि बीम में नंबर ऑफ बार होता है ना, तो अब अगर हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करें स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये बीम है, आपका विड्थ जो है 350 क्वेश्चन में दिया गया था, डेप्थ आपने कैलकुलेट किया, और ये जो डेप्थ आया था टोटल, ये आया है टोटल एज पर डिज़ाइन, देखिए डिज़ाइन करके ही आया, यही हमें डिज़ाइन करना था। इसमें कितना आया 570 mm, ये डिज़ाइन करके आया है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ जो स्टील है, अब हम दिखा सकते हैं, ये जो कवर है बॉटम से, ये जो कवर है, ये जो है क्लियर कवर लिया है, क्या लिया है, क्लियर कवर, ठीक है। तो क्लियर कवर ये जो लिया है यहाँ पे 25 mm। अब देखिए इसमें एक इफेक्टिव कवर होता है, तो ये चीज़ हमको कॉन्सेप्ट अभी बता ही देते हैं। क्लियर कवर हो गया बॉटम ऑफ स्टील से नीचे तक का पार्ट, है ना। अब आपको अगर सेंटर से निकालना है स्टूडेंट, देखिए ये अगर आपको सेंटर से निकालना है ना, तो सेंटर से निकालना है, तो जितना स्टील का डायमीटर है, ये जितना स्टील का डायमीटर है, उसमें आपको मान लो ये नीचे वाला पार्ट हो गया 25, है ना। अब आपको यहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक पहुँचना है, सेंटर पर पहुँचना है, यानी कि स्टील के सेंटर में पहुँचना है। तो स्टील का जितना डायमीटर टोटल है उसमें से आधा है ये वाला, यानी कि अगर 20 mm का है तो ये 10 हो जाएगा, इसलिए ये वाला पार्ट हो गया कितना 10 + 25, है ना। और ऊपर वाला पार्ट कितना था हमारा, स्मॉल डी का वैल्यू था 535, ठीक है। ये जिस कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आपका है 535, यानी सेंटर तक, है ना। और सेंटर तक है, और सेंटर के जो नीचे आप चले जाएंगे वहाँ पे तो टोटल डेप्थ मिल जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपका। तो अब देखिए इसमें नंबर ऑफ स्टील प्रोवाइड करना है, तो आपको एरिया ऑफ स्टील पता चल गया, तो नंबर ऑफ स्टील कैसे प्रोवाइड करेंगे, आपको ये भी पता चल गया कि आपने यहाँ पे 20 mm डायमीटर का स्टील को एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया, दिया नहीं किया है, एज्यूम किया है कि 20 mm डायमीटर का स्टील हमने इस बीम के अंदर में यूज़ किया है। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ स्टील, तो एरिया ऑफ स्टील तो आपने कैलकुलेट कर लिया, बट नंबर ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ वेरी ईजी। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको करना यही है कि AST जो दिया गया है आपका, AST टोटल स्टील जो है डिवाइड कर देंगे आप π/4। देखिए एक जो स्टील है उसके एरिया से आप डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो π/4 इंटू d², तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, डायमीटर का स्क्वायर, यानी ये एक स्टील के टोटल स्टील के एरिया में आप एक स्टील के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ स्टील निकल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए टोटल स्टील कितना है, यहाँ पे 1847.9, अब एक स्टील का एरिया कितना हो गया π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको देखिए नंबर ऑफ स्टील यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आएगा। आप एक बार कैलकुलेटर में इसको फीड करेंगे 1847.9 डिवाइड बाई π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा, और वो नंबर मान लो कि अगर आता है आपको 5 आता है या 6 आता है, जो भी आता है ना, मान लो 6.5 आता है, तो आप 6.5 नहीं लेंगे, हमेशा इससे एक ज़्यादा लेंगे, यानी कि 7 लेंगे। बात समझ में आ रहा है, अगर 6.5 आए तो 7 लेंगे, अगर मान लो कि यहाँ पे 3.8 आ रहा है तो 3.8 नहीं लेंगे या 3 नहीं लेंगे, यहाँ पे 3.8 से जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी 4 लेंगे। बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा नंबर ऑफ स्टील पता चल जाएगा कि इस बीम में कितना नंबर ऑफ स्टील यूज़ किया गया है।
ओके तो इसमें तो सिर्फ एरिया ऑफ स्टील निकालना था, तो आप एरिया ऑफ स्टील निकाल के छोड़ सकते हैं। बट अगर नंबर ऑफ स्टील निकालने के लिए पूछा जाएगा तो आपको डायमीटर ऑफ स्टील पता होगा, तो टोटल एरिया ऑफ स्टील में डिवाइड कर देंगे एक स्टील के एरिया से। तो एक स्टील का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है, यानी π/4, और बी से में आपने माना है तो 20 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो मैंने इस पर जो बेस्ट जो थर्ड टाइप का जो प्रॉब्लम था उस पर बेस्ट क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल्स में डिस्कस किया, डिटेल्ड एनालिसिस किया क्वेश्चन का, और इसमें कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी अच्छे से रहें, अपनी पढ़ाई करें और अपने सेफ्टी का ख्याल रखें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।